विकासनगर तहसील की खबर के साथ। विकासनगर तहसील में सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह के कार्यालय में हुए औचक निरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी से जुड़ी करीब 150 अवैध रजिस्ट्रियां बरामद हुई हैं। जांच में वर्ष 2018 से डंप पड़े सैकड़ों मूल दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे करोड़ों रुपए की स्टैंप चोरी का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद अपूर्वा सिंह को निलंबित कर दिया गया और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी गई है। प्रशासन अब पूर्व रजिस्ट्रारों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा, क्योंकि अवैध रजिस्ट्रियों के नेटवर्क में भूमाफियाओं की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई गई है। तो विकासनगर का ये मामला, जहां पर सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई अपूर्वा सिंह के खिलाफ चलाई जा रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी से जुड़ी करीब 150 अवैध रजिस्ट्रियां बरामद होने का है। जांच में वर्ष 2018 से डंप पड़े सैकड़ों मूल दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद अपूर्वा सिंह को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी गई है। प्रशासन अब पूर्व रजिस्ट्रारों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा, क्योंकि अवैध रजिस्ट्रियों के नेटवर्क में भूमाफियाओं की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई गई है। तो वर्ष 2018 से डंप पड़े सैकड़ों मूल दस्तावेजों की जांच हुई, जिसमें करोड़ों रुपए की स्टैंप चोरी का मामला उजागर हुआ है। 150 अवैध गोल्डन फॉरेस्ट रजिस्ट्रियां बरामद हुई हैं और सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह को इस मामले में फिलहाल निलंबित किया गया है और अभी फिलहाल आगे की जो जांच है इस मामले में चलेगी और भी तमाम सरकारी विभाग से जुड़े लोग जो इस स्टैंप चोरी के मामले में शामिल रहे, उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। करोड़ों रुपए का स्टैंप चोरी का ये घोटाला विकासनगर में खुला है। 150 अवैध गोल्डन फॉरेस्ट रजिस्ट्रियां बरामद की गई हैं। अब खबर चंपावत से। चंपावत के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है कि आईटीबीपी के साथ सहयोग के तहत 36वीं वाहिनी लोहाघाट को कुल 596 किलो जिंदा बकरी की सप्लाई से उन्हें 1.78 लाख की शुद्ध आय हुई है। इस आपूर्ति प्रक्रिया जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश अनुसार पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गब्रियाल की निगरानी में सप्लाई ऑफिसर डॉक्टर दीपक कुमार ने बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जबकि आईटीबीपी लाइन कमेटी और विजिलेंस टीम ने निष्पक्षता सुनिश्चित की है। इस पहल से स्थानीय पशुपालकों को भरोसेमंद बाजार मिला है और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। भविष्य में भी आईटीबीपी और पशुपालन विभाग के समन्वय से अधिक लाभ देने का प्रयास जारी रहेगा। तो स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी इन बकरियों की गई। चंपावत का ये मामला पशुपालकों के भरोसेमंद बाजार और आय में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। लोहाघाट को 596 किलो जिंदा बकरी सप्लाई भी की गई है। तो 36वीं वाहिनी लोहाघाट को कुल आईटीबीपी के साथ सहयोग के तहत 36वीं वाहिनी लोहाघाट को कुल 596 किलो जिंदा बकरियों की सप्लाई की गई है और इससे उन्हें 1.78 लाख की शुद्ध आय हुई। इस आपूर्ति प्रक्रिया जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गब्रियाल की निगरानी में सप्लाई ऑफिसर डॉक्टर दीपक कुमार ने बकरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जबकि आईटीबीपी लाइन कमेटी और विजिलेंस टीम ने निष्पक्षता सुनिश्चित की है। इस पहल से स्थानीय पशुपालकों को भरोसेमंद बाजार मिला और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। वहीं भविष्य में भी आईटीबीपी और पशुपालन विभाग के समन्वय से अधिक लाभ देने के प्रयास जारी रहेंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना, पार्टी पुलिस, वन विभाग और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम बैरक और ग्राम भैसर्ग में लगभग 230 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल नष्ट कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को रोकना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है।
कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया और भविष्य में अवैध भांग की खेती न करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अवैध मादक पदार्थों की खेती या तस्करी की सूचना तुरंत दें। साथ ही सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। तो चंपावत का ये मामला ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध भांग की खेती को नष्ट करने का मामला सामने आया है। वन विभाग और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लगभग 230 नाली भूमि पर उगाई गई फसल को नष्ट किया गया है। तो चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देव भूमि अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना पाटी पुलिस, वन विभाग और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम बैरक और ग्राम भैंसर्ग में लगभग 230 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल नष्ट कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को रोकना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया और भविष्य में अवैध भांग की खेती न करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अवैध मादक पदार्थों की खेती या तस्करी की सूचना तुरंत दें। साथ ही सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। चंपावत के जिला समन्वयक नवीन चंद्र पंत को देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित एआई थीम रूम उद्घाटन एवं एआई ऑन व्हील्स कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन और राज्यपाल के अपर सचिव रीना जोशी की उपस्थिति में दिया गया ये सम्मान सीमांत पर्वतीय जनपद चंपावत में विज्ञान गतिविधियों के प्रभावी संचालन, विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रेरित करने समेत उन्हें मंच उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। इस अवसर पर 5 छात्र छात्राओं और शिक्षिका प्रेमा ठाकुर को भी ऑपरेशन कल्की के अंतर्गत सम्मानित किया गया। नवीन चंद्र पंत ने कहा कि ये उपलब्धि उनके सहयोगियों और छात्रों की है और ऑपरेशन कल्की के माध्यम से चंपावत के विद्यार्थियों को एआई और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। तो 5 छात्र छात्राओं एवं एक शिक्षिका को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन कल्की के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा सम्मानित विज्ञान नवाचार के लिए राज्यपाल ने स्टूडेंट और टीचर्स को सम्मानित किया है। 5 छात्र छात्राएं जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। चंपावत के जिला समन्वयक नवीन चंद्र पंत को देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित एआई थीम रूम उद्घाटन एवं एआई ऑन व्हील्स कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन और राज्यपाल के अपर सचिव रीना जोशी की उपस्थिति में दिया गया ये सम्मान सीमांत पर्वतीय जनपद चंपावत में विज्ञान गतिविधियों के प्रभावी संचालन और विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रेरित करने समेत उन्हें मंच उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। इस अवसर पर 5 छात्र छात्राओं और शिक्षिका प्रेमा ठाकुर को भी ऑपरेशन कल्की के अंतर्गत सम्मानित किया गया। नवीन चंद्र पंत ने उन्हें कहा ये उपलब्धि उनके सहयोगियों और छात्रों की है और ऑपरेशन कल्की के माध्यम से चंपावत के विद्यार्थियों को एआई और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। देहरादून से खबर है जहां पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की रूपरेखा पेश की है। ये प्रक्रिया 19 राज्यों में तृतीय चरण से एक साथ संपन्न होगी और 1 जुलाई 2026 को अर्ता तिथि मानते हुए पूरी की जाएगी। 29 मई से 7 जून तक गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग और मैदानी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा होगा। 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी के सत्यापन करेंगे। वहीं 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आम नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 10 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस जारी कर इन दावों का निस्तारण होगा और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उत्तराखंड में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं जिन पर 79.76 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों ने 21,808 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं जिनमें भाजपा के 11,138 और कांग्रेस के 10,175 एजेंट शामिल हैं। तो 15 सितंबर को होगी अंतिम सूची प्रकाशित। उत्तराखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है।
तो 7 जून तक गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग और मैदानी कर्मचारी का प्रशिक्षण पूरा होगा। 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक आम नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 10 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिस जारी कर इन दावों का निस्तारण होगा और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उत्तराखंड में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं, जिन पर 79.76 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों ने 21,808 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं, जिनमें भाजपा के 11,138 और कांग्रेस के 10,175 एजेंट शामिल हैं। को आप बीएलओ के माध्यम से भर सकते हैं अथवा ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आपको voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जब एन्यूमरेशन फॉर्म को आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आपसे वापस लिया जाएगा, इन दोनों कामों के वहीं चमोली के सीमांत गांव लाता के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय को गांव में ही संचालित करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा लाता के लोग साल में 2 स्थानों पर प्रवास करते हैं, जहां सर्दियों में नीचे और गर्मियों में ऊपरी गांव में विद्यालय संचालित होता रहा है। आरोप है कि शिक्षकों की मनमानी के चलते 2 बच्चों को दिव्यांग दर्शाकर विद्यालय को सड़क किनारे स्थित भवन में ही चलाया जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों को 1.5 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। रास्ते में भालू और गुलदार जैसे जंगली जानवरों के खतरे से ग्रामीणों और बच्चों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 3 दिनों के भीतर विद्यालय को गांव में संचालित करने का आश्वासन भी दिया है। तत्काल प्रभाव से हम कोई अस्थायी समाधान खोज रहे हैं। 3 दिन के लिए कहा है, बुधवार में हम वहाँ करेंगे। लेकिन अभी मुझे बाद में भी ज्ञात हुआ है कि वो बिल्डिंग जीर्ण अवस्था में है, उसकी मरम्मत की भी कार्रवाई करेंगे और बाद में वो स्थायी रूप से वहाँ चलेगा। लेकिन अभी वहाँ स्थानीय आधार पर जो व्यवस्था होगी उसको बहुत जल्दी 3-4 दिन में स्कूल को संचालित किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को लाभ। वो जो भवन नवनिर्मित है वो अभी तक कभी शिफ्ट ही नहीं हुआ है, ना वो हैंडओवर हुआ है, और वो अधूरा भवन है। जो मुझे अभी भी जानकारी मिली है, अधूरा भवन है। उसका स्थानीय वेरिफिकेशन करा के और उस पर भी मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी, उसको भी वो किया जाएगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से बच्चों के हित को देखते हुए उस स्कूल को स्कूल भवन या उसके निकट कहीं ना कहीं संचालित कर दिया। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के पंचेश्वर स्थित मोड़ा गांव निवासी 55 वर्षीय दीवान सिंह बोहरा की जमीन विवाद के चलते मानसिक तनाव में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। चीता मोबाइल पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में टनकपुर उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि खटीमा निवासी एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए लेने के बाद जमीन न देकर उसे किसी और को बेच दिया, जिससे उनके पिता लंबे समय से तनाव में थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के किसान नगर एक्सटेंशन में करीब 1 साल पहले शुरू हुए लंदन किड्स नामक निजी स्कूल को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिन में बच्चों की कक्षाएं संचालित होने के कारण शुरुआत में किसी को संदेह नहीं हुआ, लेकिन हाल के दिनों में स्कूल के पीछे बने कमरों में अलग अलग युवक युवतियों की बढ़ती आवाजाही ने स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। लोगों ने इस गतिविधि पर सवाल उठाए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है और स्कूल परिसर में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। तो देहरादून में स्कूल के पीछे कमरों में युवक और युवती की आवाजाही बड़ी, स्थानीय लोगों को शक हुआ। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिन में स्कूल चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर कुछ अवैध गतिविधियों की जो खबर है उसे लेकर भी पुलिस अभी फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये पुलिस कहीं ना कहीं इन गतिविधियों को लेकर पुलिस के घेरे में नजर आ रहा है। वहीं देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र से आई 80 वर्षीय महिला ने अपनी गैंग के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी सोने की चेन खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुए और बुजुर्ग सदस्यों ने कर्मचारियों को बातों में उलझाकर उनका ध्यान भटका दिया। इसी दौरान गैंग के अन्य सदस्यों ने मौके का फायदा उठाकर सोने की चेन पार कर दी।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 सोने की चेन बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 80 वर्षीय महिला समेत 6 सदस्य शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बुजुर्ग होने का फायदा उठाकर कई राज्यों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो एक ऐसा गिरोह जिसमें 80 वर्षीय महिला भी शामिल और आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदातों को ये गिरोह अंजाम देता है। महाराष्ट्र से ये गिरोह उत्तराखंड आया और इसके अलावा और भी कई राज्यों में इस गिरोह द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बातों में उलझाकर ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों का ध्यान भटकाया और चेन चोरी की। पुलिस ने इस गिरोह के तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंपावत पुलिस ने बहुचर्चित गैंगरेप षड्यंत्र मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चर्चित गिरफ्तारी कांग्रेस नेता आनंद मेहरा की हुई है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश से एसओजी टीम ने पकड़कर चंपावत लाया। इसके अलावा बबलू राम, कमल सिंह रावत और अर्जिता राय को भी हिरासत में लिया गया और इसके अलावा जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर साजिश के कई अहम सुराग पाए हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि निर्दोष लोगों को फंसाने और कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ी गांव के पास स्थित अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ी गांव निवासी आशीष के रूप में हुई है, जिसे उसके परिजनों ने नशा छुड़ाने के लिए केंद्र में भर्ती कराया था। आशीष का शव केंद्र के बाथरूम में खून से लथपथ पाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। थाना रुड़की को ये सूचना मिली थी, थाने ने विजिट किया, मैं खुद भी वहाँ पर था। एफएसएल टीम भी बुलाई गई। संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली थी। वो शख्स वहाँ पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था। क्योंकि पूरा जो नशा मुक्ति केंद्र सीसीटीवी से कवर्ड है, तो प्रथम दृष्टया वो संदेहात्मक मृत्यु लगी और क्योंकि सुसाइड का भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं था, हमें परिजनों की तरफ से हत्या के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो वहाँ संचालक और उनकी टीम है और जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे हमने 1-to-1 पूछताछ करी है। कुछ संदिग्ध लोग हमें मिले हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बार पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता लग जाए और हम इसमें आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। गले में कट के निशान थे, वो किस धारदार हथियार से थे, यह भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि घटनास्थल से कोई चाकू ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। दुख पे लगाए हैं और वो संदिग्ध है। उससे पूछताछ में हमें काफी ऐसी चीजें पता लगी हैं जिससे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ अपराध हुआ है, जो डेड हुआ है व्यक्ति। तो एग्जैक्ट क्या वो सीसीटीवी और बाकी उसे सख्ती से पूछताछ करने पर। देहरादून के कैंट क्षेत्र में पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने किशन नगर एक्सटेंशन में छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है और वो बाहरी राज्यों से महिलाओं को काम दिलाने के बहाने देहरादून बुलाकर देह व्यापार करवाता था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और एक वाहन भी बरामद किया गया है। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह रही महाराष्ट्र की 35 वर्षीय महिला श्रद्धालु को एसडीआरएफ टीम ने साहसिक अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया है। आपको बता दें, स्नान के दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला गायत्री नदी के तेज धारा में बहने लगी, जिससे घाट पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवान सहदेव राणा ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए नदी में छलांग लगाई और महिला तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित पकड़ा। साथ ही जवानों और पैरामेडिक्स टीम की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है। उत्तराखंड में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी देहरादून में पेट्रोल के दाम 2 रुपये 68 पैसे बढ़कर 96 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है।
लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतें और परिवहन खर्च लगातार महंगे हो रहे हैं, जिससे आम आदमी का बजट प्रभावित हो रहा है।